थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कई सारी छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा। आपको मैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में भी बताता हूँ कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जेईई एडवांस के अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन में कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी होती है वो ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसमें आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में होती है। किस केस में होती है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। मिस्टेक होने के चांसेस जिस केस में सबसे ज़्यादा होते हैं वो एक केस है जिसमें कि ये जो एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक पिस्टन मूव कर सकता है। यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है, तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, अपर डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो आपको एक चीज़ तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पिस्टन होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पिस्टन मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन, यानी पिस्टन का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और नेट फोर्स कितना होता है इस पर, एफ नेट आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर इस पर नेट फोर्स 0 आ गया पिस्टन पर अगर नेट फोर्स 0 आ गया है तो उससे फिर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम P0 ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं, तो P0 A ये फोर्स लगेगा नीचे से, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा P इंटू A जिसमें P गैस का प्रेशर है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg। अब इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स 0 होने की वजह से P0 A प्लस mg ये दोनों नीचे थे फोर्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA के बराबर। तो प्रेशर होगा P इक्वल टू P0 प्लस mg अपॉन A के बराबर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में पिस्टन मूव करता है अनएक्सेलरेटेड, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, रिमेंबर इन मैक्सिमम केसेस पिस्टन मूव्स विद नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पिस्टन इज 0, हेंस इन सच सिचुएशंस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर ऐसी सिचुएशन में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें, हालांकि आईआईटी में इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन भी अगर आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। होता यह है कि किसी कंटेनर में कोई गैस है और मान लेते हैं कि वो गैस कैसी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट होके एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कुछ पार्ट एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये पूरे मिक्सचर में कुछ तो गैस के एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे। इससे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स था और अब मिक्सचर का जो नंबर ऑफ मोल है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन सम पार्ट ऑफ डायटोमिक गैस इज डिसोसिएटेड इनटू एटम, number of moles will change. Now gas will be mixture of monatomic and diatomic gas. In this situation we need to calculate total number of moles, और मिक्सचर का Cp निकालना होता है, मिक्सचर का Cv निकालना है और मिक्सचर का गामा निकालना है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अपनी एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको और छोटी छोटी से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपके थोड़ा ब्रेन का स्टिमुलेशन हो,
जागृत अवस्था में आए, सोचने के तरीका डेवलप हो, तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले लिया है प्रेशर को और एक्स एक्सिस पर ले लिया है वॉल्यूम को। और जो कर्व आप देख रहे हो, ये कर्व क्या है, ये एक आइसोथर्म है, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला ये कर्व है। और मैंने यहाँ पर 4 प्रोसेस बनाई है। एक पॉइंट सेलेक्ट किया है मैंने आइसोथर्म पर, एक प्रोसेस है ए बी, एक प्रोसेस है ए सी, एक है ए डी और एक है ए ई। ये 4 प्रोसेस है, ठीक है। तो इन दी प्रोसेस शोन इन फिगर फाइंड हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें सारी प्रोसेस में आपको बताना है कि डी यू में क्या चेंज होगा, या डी यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू की क्या वैल्यू होगी और डी डब्ल्यू कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको केवल ऑब्जर्वेशन से देख के ही हम बता सकते हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो कर्व अगर आपको दिखे तो बगैर कैलकुलेशन के ये छोटे से क्वेश्चन का आंसर आपको केवल ऑब्जर्वेशन से दे देना चाहिए। जैसे कि ये प्रोसेस है ए बी, तो इसमें अगर हम ए से बी आ रहे हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी से अगर प्रेशर भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, लेफ्ट साइड अगर डिक्रीज हो रही है तो राइट साइड भी डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं कि एसी प्रोसेस में भी क्या है, कूलिंग है। एडी प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। एई प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया लेकिन प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें P इक्वल टू एन आर अपॉन वी अगर हम करें तो ये एन आर अपॉन वी ये होल क्वांटिटी कैसे होगी, कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैं ए बी प्रोसेस में डायरेक्ट बता सकता हूँ कि डी यू कैसा है, नेगेटिव है। डी यू ए सी कैसा है, नेगेटिव होगा। डी यू ए डी कैसा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव है। इसके अलावा डी यू ए ई कैसा है, ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। डब्ल्यू ए बी, ए से बी आने में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो वर्क डन कैसा है, वर्क डन है इसमें नेगेटिव। एसी प्रोसेस में वर्क डन कैसा है, 0 है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके बाद डी डब्ल्यू ए डी प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा इसमें। और ए ई प्रोसेस जो है तो डी डब्ल्यू ए ई, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने केवल ऑब्जर्वेशन से हमको निकालना आना चाहिए। इसी तरह से अगर हमको डी क्यू निकालना हो, सपोज अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि डी क्यू ए बी कितना है, तो डी क्यू ए बी किसके बराबर होगा, डी यू ए बी प्लस डी डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। अब डी यू ए बी कितना होगा, डी यू ए बी ये तो हमने बता दिया है कि ये नेगेटिव है, और डी डब्ल्यू ए बी ये क्या है, ये भी नेगेटिव है। अगर ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो फाइनली डी क्यू ए बी भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये कैसा है, नेगेटिव है, डी क्यू ए बी। इसके बाद अगर हमसे पूछे डी क्यू ए सी, तो डी क्यू ए सी में भी सेम लॉजिक हम लगाएंगे। इसमें वर्क डन 0 था, डी यू नेगेटिव था, तो डी यू ए सी कैसा है, नेगेटिव है। डी क्यू ए डी में डी यू पॉजिटिव है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली डी क्यू ए डी भी पॉजिटिव आएगा। और डी क्यू ए ई, इसमें डी यू कैसा था, पॉजिटिव था, वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए वर्क डन 0 आएगा, तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको केवल ऑब्जर्वेशन से ये छोटी छोटी चीज़ें निकालना आना चाहिए, जिससे कि एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा जो टाइम है वो टाइम कैसा हो, कम टाइम लगे हमको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे
अब मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज करता हूँ और ये जो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी ये क्या है, ये एक आइसोथर्म है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक कर्व है, ये आइसोथर्म है। इस कर्व पर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। बी से ए पर आते हैं तो एक प्रोसेस तो हो जाएगी इसमें बी ए, और दूसरी प्रोसेस शो की गई है सी ए। ठीक है, 2 प्रोसेस इसमें बी ए और सी ए आइसोथर्म पर। बी टू ए जब आ रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और इसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा यह है कि किस इन दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा है या किस प्रोसेस में वर्क डन कम है। इसी के अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू ए सी और डेल्टा यू ए बी किस में ज़्यादा है। और फाइनली जो असली सवाल तो खैर इसमें ये है, डेल्टा क्यू ए सी और डेल्टा क्यू ए बी इनमें से कौन ज़्यादा है। यानी कि बी टू ए जो प्रोसेस है और सी टू ए जो प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस में डी क्यू कैसा है, नेगेटिव है, हमको केवल ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है। जो मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया था उससे इतना तो क्लियर हो गया कि बी टू ए अगर हम आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो डी यू नेगेटिव है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसमें। और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि इसमें वर्क डन भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। सेम लॉजिक से हम बता सकते हैं कि सी ए प्रोसेस में, यहाँ पर सी टू ए में, इसमें भी वर्क डन नेगेटिव है और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इसमें भी कूलिंग हुई है। तो बी ए प्रोसेस में भी डी क्यू कैसा है, लेस देन 0 है। सी ए प्रोसेस में भी डी क्यू कैसा है, लेस देन 0 है। हमारा काम यह है, हमको ये बताना है इसमें कि डी क्यू की वैल्यू किस वाले केस में ज़्यादा है, यानी कि हीट रिजेक्टेड किस केस में ज़्यादा होती है, बी ए में या सी ए में। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अब बढ़ाना पड़ेगा, अपना कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसको मैंने इस तरह से बना लिया है, ये आइसोथर्म, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ। तो यहाँ पर प्रेशर को मान लो हम पी बी लिख लेंगे, इस वाले प्रेशर को लिख लेंगे पी सी के बराबर। ठीक है, इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करके हमें देखना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पर प्रेशर को मैंने लिख लिया है पी ए वी ए टी ए, बी पॉइंट पर लिखा है पी बी वी बी टी, और सी पॉइंट पर पी सी वी सी टी। अब इसमें दोनों में टी क्यों लिया है हमने, दोनों में ही टी इसलिए लिया है क्योंकि बी और सी ये दोनों ही एक सिंगल आइसोथर्म पर हैं, दोनों पर ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो दोनों पर टेम्परेचर सेम है, इसलिए उसको मैंने लिखा है टी। ठीक है, बाकी ए जो पॉइंट है इस पर टेम्परेचर टी ए लिखा है। अब अगर मुझे बी ए प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो मुझे कैलकुलेट करना है इस ट्रेपेजियम का एरिया, ये एरिया कैलकुलेट मैं करूँगा। तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम एरिया लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एक साइड तो ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, तो इससे हमको चेक करना है कि कितना आता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो प्रेशर है यहाँ पर, ये प्रेशर हम लिख रहे हैं पी बी, इसको लिखा हमने पी सी, और ये जो ए है यहाँ पर इस प्रेशर को लिखा है हमने पी ए, ये वॉल्यूम है वी ए, ये वॉल्यूम लिखा हमने वी बी, और इसको लिख लिया है वी सी के बराबर। अब अगर मुझे ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए तो इसकी जो पैरेलल साइड है, एक की लेंथ है पी ए के बराबर, दूसरी की लेंथ है पी बी के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पी ए प्लस पी बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है वी बी माइनस वी ए। मैथमेटिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व करनी है हमको, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो
तो B2A अगर हम आते हैं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हुआ PA प्लस PB, लेकिन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल लिखना होगा हमको, क्योंकि जब भी हम वर्क डन लिखते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना था A, इनिशियल था B, क्योंकि हम B से A पर आए हैं। ठीक है, मैथमेटिकली VB माइनस V लिखेंगे पॉजिटिव आएगा। अब एक चीज़ और देखो कि अगर इसमें वॉल्यूम कम हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। वर्क डन नेगेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि फाइनल वॉल्यूम कैसा हो, कम हो, इनिशियल ज़्यादा हो, तभी ये टर्म नेगेटिव बनेगी। सिमिलरली CA जो प्रोसेस है उसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये VA माइनस VB और ये VA माइनस VC। फाइनल स्टेट दोनों ही प्रोसेस में कौन सी है, A है। तो फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कैसा है, सेम है, लेकिन इनिशियल स्टेट अलग अलग है तो वॉल्यूम VB और VC लिया हमने। इसके अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों प्रोसेस में सेम है। यहाँ जितना टेम्परेचर है उतना ही यहाँ पर है, तो इनिशियल टेम्परेचर दोनों प्रोसेस में सेम है और फाइनली दोनों प्रोसेस कहाँ पर आती हैं, A पर, तो फाइनल टेम्परेचर भी सेम हुआ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही प्रोसेस में सेम है, डिफरेंस किस में आएगा, वर्क डन में आएगा, वही चेक करना है। तो अब हमने WBA माइनस WCA कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं इसमें कि PB-VB और PC-VC कैंसिल हो जाएंगे। PB-VB और PC-VC क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि ये B और C दोनों पॉइंट किस पर हैं, ये आइसोथर्म पर हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करने वाला कर्व है। तो PB-VB इक्वल टू PC-VC होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना ये PC-VC और PB-VB कैंसिल हो जाएगा और PA-VA तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो केवल 4 टर्म्स यहाँ से बचती हैं। इसमें यहाँ PA है और यहाँ PA है, तो उसको कॉमन ले लिया तो ये बचेगा VC माइनस VB, और इसमें PB-VA है और इसमें PC-VA है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट निकालने से ये बचेगा PB माइनस PC। तो फाइनली WBA माइनस WCA किया तो इतना आता है 1/2 PA इंटू VC माइनस VB और PB माइनस PC इंटू VA के बराबर, इतना आया। अब ध्यान दो, फाइनल वॉल्यूम जो VC वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और VB कैसा है, कम है, इसलिए ये टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फिर दिखाता हूँ आपको ग्राफ में कि ये जो B पॉइंट था यहाँ पर, या एक काम करते हैं हम इसको उठाकर वहीं ले चलते हैं, यहीं आपको दिख जाएगा कि ये हमने पॉजिटिव क्यों कहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर। तो ये C पॉइंट कहाँ पर है, इसमें C पॉइंट था यहाँ पर, यानी वॉल्यूम VC इधर है और B यहाँ पर है। तो कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, ये VC ज़्यादा है, तो VC माइनस VB पॉजिटिव आएगा, तो ये टर्म पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं PB, तो PB कहाँ पर है, ये PB है प्रेशर और ये प्रेशर है PC। तो PB माइनस PC में PB ज़्यादा है, तो ये टर्म भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि WBA माइनस WCA किया तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और जब भी मैंने अपनी क्लास में बच्चों को ये क्वेश्चन दिया है तो उनमें से 90% स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है यहाँ पर, 90 के 95% ने यहाँ मिस्टेक किया है। देखो WBA माइनस WCA कैसा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि WBA और WCA ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो WBA एंड WCA बोथ आर नेगेटिव, और अगर WBA माइनस WCA ग्रेटर देन 0 आया है तो WBA ग्रेटर देन WCA है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी कैसी है, लेस नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल -3 ग्रेटर देन -4 है, तो इसका मतलब है कि -3 का मॉड तो कम है। अगर मैं मॉड लूँगा -3 का तो ये -4 से छोटा आएगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये लेस नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए -3 इज़ ग्रेटर। तो इसमें अगर WBA ग्रेटर है मतलब ये लेस नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। तो WCA ज़्यादा नेगेटिव क्वांटिटी है,
ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दोनों ही प्रोसेस में कैसा है, सेम है। यानी कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है दोनों ही केस में सेम है। मान लेता हूँ कि वो -2 जूल के बराबर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वो -2 जूल है। और डेल्टा डब्ल्यू बी ए, अब बी ए कैसा है, ग्रेटर नंबर यानी कि लेस नेगेटिव है, तो ये मान लेता हूँ ये -3 जूल है। और डब्ल्यू सी ए, डेल्टा डब्ल्यू सी ए ये कितना है, -4 जूल के बराबर, ये ज़्यादा नेगेटिव है। अब अगर आप ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कौन सी वाली प्रोसेस के लिए ऐड करें हम, बी ए के लिए। तो बी ए के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा डब्ल्यू कितना है, -2 है, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है, -3 है, तो ये -5 आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए करूं, ये मैं लिखता हूं अगर सी ए प्रोसेस के लिए, तो ये आएगा -2 -4 यानी -6 के बराबर। तो ये -6 जूल आया, ये -6 जूल आ रहा है, और ये आया था -5 जूल, ये -5 जूल था। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू -6 जूल किस प्रोसेस में है, सी ए प्रोसेस में है। तो सी ए प्रोसेस में ज़्यादा हीट रिजेक्ट होगी, मोर हीट इज रिजेक्टेड इन विच प्रोसेस, सी ए प्रोसेस। ठीक है। अब जरा जो अभी मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल जो मैंने -2 -3 और -4 से लिया है, इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फाइनली अब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा कि जो ज़्यादा हीट रिजेक्ट होती है या इजेक्ट होती है, जो भी आपका हो, वो किस में होती है, सी ए प्रोसेस में होती है, और बी ए में कम होती है। ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ रिमाइंड करा दूं कि इट इज़ क्लियर डी यू एंड डी डब्ल्यू बोथ नेगेटिव इन बोथ प्रोसेस। ये डी वी जैसा लग रहा है, इसको लिख देता हूं मैं, ये है डी यू। du is same in both the processes. Delta WCA is more negative. Delta QCA is more negative. इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो डेल्टा सी ए ज़्यादा नेगेटिव आएगा। किसको ऐड किया, डेल्टा WCA को और DU को। So more heat is ejected in process CA, less heat लॉस इन हीट इज मोर इन C2A। तो ज़्यादा लॉस किस में होता है, C2A में, एज कंपेयर टू B2A। तो इस क्वेश्चन में ये जो पूछा था कि किस प्रोसेस में ज़्यादा हीट सिस्टम इजेक्ट करेगा, तो उसका आंसर होगा CA प्रोसेस में ज़्यादा हीट इजेक्ट होगी। ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का एग्ज़ाम आने वाला है, और जेई एडवांस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम क्वेश्चंस का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ये हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का है। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से केवल आंसर निकालना हमारा पर्पज़ नहीं है। इस क्वेश्चन के डिस्कशन से हमारा पर्पज़ ये है कि हम कॉन्सेप्ट को सीखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है, इसमें हो ये रहा है कि कंसीडर n मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस प्लेस्ड इन ए वर्टिकल सिलेंडर। तो ये एक वर्टिकल सिलेंडर है और इसमें n मोल्स गैस के फील्ड हैं, और ये जो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, इस पिस्टन का मास कितना है, m गिवन है, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्वेश्चन में PA लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो उसको P0 भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर भी हमको गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V0, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T0 के बराबर है,
और बाहर का प्रेशर कितना है, PA है, जिसको कि हम P0 भी लिख लेंगे आगे। द सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, यानी कि हीट का कोई भी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो सकता है। डायरेक्ट हीट ट्रांसफर इसमें कंटेनर की वॉल से, सिलेंडर की वॉल से या पिस्टन के थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। इनिशियली द पिस्टन इज फिक्स्ड एंड द गैस हैज वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0। तो इनिशियली ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो पिस्टन है इसको फिक्स किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो पिस्टन है, ये पिस्टन ने गैस को कंप्रेस किया हुआ है, या पिस्टन का जो वेट है mg, वो गैस के प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा उससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अब। सो पिस्टन इज रिलीज्ड एंड आफ्टर सेवरल ऑसिलेशंस कम टू ए स्टॉप। तो पिस्टन को हमने रिलीज किया, पिस्टन को जब रिलीज कर देते हैं तो ये कई सारे ऑसिलेशन करने के बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके कहीं पर रुक जाएगा। अब देखो इसमें हमको ये नहीं मालूम है कि ये इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये पिस्टन ऊपर जाके रुकेगा या नीचे गैस को कंप्रेस करके रुकेगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता है इस क्वेश्चन में कि जो पिस्टन का वेट है वो वेट गैस के प्रेशर से जो फोर्स लगेगा उससे ज़्यादा है या कम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कुछ ना कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डिसरिगार्डिंग फ्रिक्शन एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द पिस्टन एंड सिलेंडर, फाइंड द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम। तो क्या क्या निकालना है हमको, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम गैस का हमको निकालना है। अगेन सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड एंड प्रेशर आउटसाइड द सिलेंडर इज PA, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसको यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें एक चीज पर हम ध्यान रखेंगे कि पिस्टन इज फिक्स्ड इनिशियली एंड वी डू नॉट नो आफ्टर रिलीज इन विच डायरेक्शन पिस्टन विल मूव। यानी पिस्टन जो है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ये हम नहीं बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन में लिखा ये है कि ये जो सिस्टम है ये थर्मली आइसोलेटेड है, यानी सिलेंडर की वॉल से और पिस्टन से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह से कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में dq इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब dq 0 होने का मतलब ये होता है कि बाहर से किसी भी फॉर्म में, किसी भी मेथड से, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, बाय एनी मीन्स इसके पास एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन अगर नीचे मूव करेगा तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन हमें लेना है, ठीक है। तो याद रहे कि होल सिस्टम इन दिस प्रॉब्लम is isolated, but the process is not adiabatic because gravitational force will do work on the system। तो gravitational force वर्क करेगा और gravitational force जो वर्क करेगा वो वर्क गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको। अब बढ़ते हैं आगे। तो इन इक्विलिब्रियम बाय आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से ये रिलेशन लिखा है, PV इक्वल टू nRT, P फाइनल प्रेशर, V फाइनल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स N जो कि ऑलरेडी गिवन है, और T क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। ये हमें कैलकुलेट करना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में गैस का प्रेशर कितना लिया है हमने, P, तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा PA पिस्टन पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA दिया था क्वेश्चन में, हमने उसको P0 मान लिया है, तो P0A ये एक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। नेट फोर्स 0 है, तो उससे इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल टू P0 प्लस mg/a। इसको लिखा हमने, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अब हमको अगर टेम्परेचर निकालना है तो देखो P का अरेंजमेंट तो हमने कर लिया, इस इक्वेशन में प्रेशर तो हम यहाँ से लिख देंगे, T हमें कैलकुलेट करना है। अब V ये फाइनल वॉल्यूम है, ये कहाँ से आएगा, तो देखते हैं हम इसके लिए क्या अप्रोच करेंगे।
तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने प्रेशर की वैल्यू रख दी और ये इक्वेशन हमारे पास हो गई पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए इंटू वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब इस v का कैलकुलेशन का कुछ अरेंजमेंट करना होगा। अब सिस्टम इज इंसुलेटेड, वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से हमारा मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि पिस्टन जो है, इसमें पिस्टन गिवन है, अगर ये पिस्टन नीचे आता है और पिस्टन का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क करेगा एम जी इंटू एक्स के बराबर, और ये पॉजिटिव वर्क होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसमें पॉजिटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we can write work done on the gas equals to change in internal energy of the gas। अब ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे छोटे कॉन्सेप्ट जब किसी क्वेश्चन में यूज़ होते हैं तो वो फिर जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका भी वर्क लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए डी यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है। डी टी यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर टी है, इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट के बराबर। क्वेश्चन में ये गिवन था कि गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है, तो इसलिए सी वी को हम लिख देंगे 3R/2 और ये एन एज इट इज। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है और इसमें हमने लिख दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना जाता है 3nR/2 T माइनस टी नॉट के बराबर। अब देखो इसमें इनिशियल टेम्परेचर तो हमको पता था, फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है। तो एक इक्वेशन ये वाली है 3 जिसमें कि टेम्परेचर है, और एक इक्वेशन ये है जिसमें टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन ये जो डेल्टा यू है ये हम किससे इक्वेट करेंगे, वर्क से। तो अब देखो वर्क से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसमें। वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो गैस पर जो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है P नॉट A। तो फोर्स हुआ गैस पिस्टन पर P नॉट A प्लस mg के बराबर, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सपोज x। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये वर्क डन हो जाएगा mg प्लस P नॉट A इंटू एक्स के बराबर। अच्छा, अब ये x कितना होगा, x होगा फाइनल वॉल्यूम। जैसे ये पिस्टन था इनिशियली और फिर पिस्टन आ जाता है नीचे। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कैसा है इसका, कम है, और इनिशियल वॉल्यूम कैसा है, ज़्यादा है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो पिस्टन था यहाँ तक का वॉल्यूम ये कितना है, V नॉट है, और बाद में पिस्टन मूव करके आ जाता है नीचे। तो ये जो वॉल्यूम बचा यहाँ तक का, ये वॉल्यूम कितना है, V के बराबर है। और ये मूव कितना किया है, पिस्टन इस प्रोसेस में मूव करता है x के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का अगर हम A मान लें तो वॉल्यूम में जो चेंज हुआ ये है A इंटू एक्स के बराबर, और ये चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, V नॉट माइनस V। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू है V नॉट माइनस V अपॉन A के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली है। तो x आ गया V नॉट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से जो अभी अभी लिखा था। तो x की वैल्यू आ जाती है V नॉट माइनस V अपॉन A के बराबर।
अब वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ जाएगा, जो फोर्स था वो तो एज इट इज़ लिखा रहा है एम जी प्लस पी नॉट ए, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट माइनस वी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। और जैसा कि अभी हम कई बार मैं ये कह चुका हूँ कि जो वर्क डन है गैस पर, वो वर्क डन किस में कंट्रीब्यूट करेगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि ये वर्क डन पॉजिटिव था। ये वर्क गैस ने नहीं किया है, ध्यान रहे, ये वर्क गैस पर हुआ है बाहर से, ग्रेविटेशनल फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने वर्क किया है। दिस वर्क विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो वर्क हमने एम जी प्लस पी नॉट ए इंटू वी नॉट माइनस बी अपॉन ए लिखा, ये वर्क की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। और डेल्टा यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 nr टी माइनस टी नॉट अपॉन 2 के बराबर, ये डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी काम आने वाला है अब हमारे पास। तो ये जो रिलेशन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो थी, ये इससे हमको मिल गया 3 nr/2 टी माइनस टी नॉट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वर्क डन ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन से हम निकालते हैं टी की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए इंटू वी अपॉन एन आर, और टी की वैल्यू निकाल के हम रख देते हैं इसमें। तो जैसे ही हम यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे तो केवल एक अननोन रह जाएगा और वो होगा वी, और इससे फाइनल वॉल्यूम इसका कैलकुलेट हो जाएगा। तो एम जी बाई ए प्लस पी नॉट एज इट इज़ लिखा हुआ है, वी माइनस वी नॉट ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, 3/2 NR ये एज इट इज़ है, बस टी की वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, और ये टी नॉट एज इट इज़, ठीक है। तो बस अब केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो इतना बचता है, और आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम आएगा 2v0/5 प्लस 3 nr टी नॉट अपॉन 5 इंटू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। तो जो दो चीज़ें पूछी थी इस क्वेश्चन में, एक वॉल्यूम पूछा था हमसे और एक फाइनल टेम्परेचर पूछा था, तो फाइनल वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। अब फाइनल टेम्परेचर निकालना बहुत ही आसान है। इक्वेशन नंबर 3 में T इक्वल टू कितना है, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए इंटू वी अपॉन एन आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 3 आई थी। V आ चुका है, इसमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो T निकल आएगा। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने पर टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो है 3T0/5 प्लस 2/5 इंटू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए वी नॉट अपॉन एन आर के बराबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फाइनल टेम्परेचर एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब इस क्वेश्चन की हाईलाइट क्या है, इस क्वेश्चन से हमको सीखने को क्या मिला? इस क्वेश्चन से हमको एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कॉन्सेप्ट हम सीखे कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो सिस्टम है, यानी कि गैस जिस सिलेंडर के अंदर एंक्लोज्ड है, उस सिलेंडर की वॉल इंसुलेटेड है, बाहर से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, पिस्टन भी हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर नहीं किया, यानी पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन होती उसको हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम, इस गैस को एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे कि dq इक्वल टू 0 इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो। और इस क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है और नोट्स बनाना है उस पर। और फाइनल आंसर इसका ये आप देख रहे हैं, ये है फाइनल वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर। तो इसी के साथ मैं इसका डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ, और इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो व्हाट्सएप कर सकते हो आप। और व्हाट्सएप करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के काम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है
और इस सिलेंडर में एक पिस्टन है, यहाँ पर ये पिस्टन नज़र आ रहा है, ये पिस्टन फिक्स्ड है और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये जो राइट साइड का पोर्शन है यहाँ पर एक गैस फिल्ड है, 1 मोल गैस है और प्रेशर है यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। 1 part of a cylinder is filled with 1 mole of monatomic ideal gas at pressure of 1 atm and temperature 300 Kelvin। इतना हमको अभी गिवन है। इसके आगे ये कहते हैं ए massless piston separates the gas from other section of cylinder which is evacuated but has a spring at equilibrium extension attached to it। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर वैक्यूम है और एक स्प्रिंग यहाँ पर पिस्टन के साथ कनेक्टेड है और इनिशियली जबकि ये पिस्टन फिक्स्ड है, जब पिस्टन फिक्स्ड है तब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ये भी गिवन है। द सिलेंडर इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द पिस्टन इज फिक्स्ड टू द सिलेंडर इनिशियली एंड देन रिलीज्ड। अब ये फिक्स था, अब इसको रिलीज कर दिया और सारा का सारा जो सिस्टम है ये सिस्टम कैसा है, आउटसाइड सराउंडिंग से इंसुलेटेड है। अब जब इसको रिलीज करते हैं तो जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचता है पिस्टन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डबल द ओरिजिनल। तो वॉल्यूम कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। नेग्लेक्टिंग द थर्मल कैपेसिटीज ऑफ द सिलेंडर, पिस्टन एंड स्प्रिंग, यानी पिस्टन, स्प्रिंग और सिलेंडर का जो मटेरियल है इसकी थर्मल कैपेसिटीज को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। तो फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगी तो हमको बताना है कि टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा गैस का। तो देखो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई एडवांस के पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, तो जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको कि हमारा पर्पस केवल आंसर निकालना नहीं होता है। आपका पर्पस होना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना और आगे वो कॉन्सेप्ट किसी और क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि हमको क्या क्या पता चल रहा है इससे। ये पिस्टन जब मूव करेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि गैस का एक्सपेंशन होता है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम हो जाता है 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द अबव प्रॉब्लम वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, इट रिड्यूसेस इंटरनल एनर्जी, तो इससे गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये सारा जो गैस है इसका सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ये इंसुलेटेड है सारा सिस्टम। जब सारा सिस्टम इंसुलेटेड है, गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस ने वर्क किया तो वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो एनर्जी आएगी गैस की इंटरनल एनर्जी से। गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगी और उससे वर्क होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज होगी, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, डेल्टा यू नेगेटिव होगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा होगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट रिड्यूसेस इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस विल डिक्रीज। ये हमने इतना कंक्लूजन निकाला। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, इन द above problem work done by the gas is equal to increase in potential energy of the spring। potential energy गैस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको लिखता हूँ मैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इसको लिख देते हैं हम स्प्रिंग। and increase in potential energy of the spring is equal to loss in internal energy of the gas। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये है
कि गैस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना है, हाफ की एक्स स्क्वायर है, जिसमें एक्स क्या है, हमने मान लिया इसमें कि जो पिस्टन है, ये पिस्टन यहाँ कितनी डिस्टेंस मूव करता है, हमने मान लिया है कि ये पिस्टन मूव करता है एक्स डिस्टेंस। तो अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमने इसको एक्स एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और ये किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव। ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू नेगेटिव क्वांटिटी है, बाहर एक और नेगेटिव साइन लगा दिया, तो नाउ इट हैज बिकम पॉजिटिव। तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है। इसके अलावा और छोटे छोटे कंक्लूजन, ये सिस्टम जो है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूव करता है लेफ्ट साइड में, तो स्प्रिंग ने जो वर्क किया है, स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्प्रिंग तो पुश करेगी इसको राइट साइड में, तो स्प्रिंग फोर्स राइट साइड में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेफ्ट साइड में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा है, नेगेटिव है। और पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ की एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्प्रिंग का अगर हम वर्क डन देखें तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, उसमें और कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना चाहें इसी की बेसिस पर, तो वो छोटे छोटे ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो गैस का जो टेम्परेचर है इसमें डिक्रीज होगा, ये आंसर है। दूसरा है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज, स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है, इनिशियली अनस्ट्रेस थी, फिर उसमें कंप्रेशन हुआ जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल इंक्रीज। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्प्रिंग ने जो वर्क किया वो ऑब्वियसली मैंने डिस्कस कर दिया अभी कि वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाई गैस मान लो डेल्टा डब्ल्यू है, ये वर्क डन किसका है, गैस का, स्प्रिंग का नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, डेल्टा यू है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर ही होगा मॉड में। और दूसरी चीज़ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही इस तरह की होती है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के ही बराबर होगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू का मॉड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी हम इस पर बना सकते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर उस चीज़ पर जो कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि उसके सोल्यूशन की डायरेक्शन में हम कैसे बढ़ेंगे, यानी कि हम फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे और फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम सबसे नोट कर लेते हैं और कि हमको गिवन क्या क्या है। तो इसमें जो चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन में, एक तो ये गिवन था कि गैस का 1 मोल यूज़ हो रहा है इसमें, और गैस कैसी है, मोनोटोमिक है। मोनोटोमिक गैस है तो उसके लिए Cp हमको पता है, उसके लिए Cv पता है, और गामा की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमको मालूम है कितना होगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि इनिशियल प्रेशर इज़ 1 atm, इनिशियल टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाता है, इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाता है 2V0। इसके अलावा हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। हालांकि P0 की वैल्यू 1 atm गिवन है, T0 की वैल्यू भी इनिशियल गिवन है 300 केल्विन। फाइनल स्टेट में जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन द बिगिनिंग सिंबल में, और बाद में फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ये होता है NCV dt के बराबर,
और CV मोनोटोमिक गैस के लिए होगा 3/2R और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1 थे, तो 3/2R और dt फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर है T और इनिशियल टेम्परेचर था T0। तो फाइनल टेम्परेचर है कम, इसमें T इज लेस देन T0 जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वांटिटी कैसी आने वाली है नेगेटिव, और होना भी चाहिए नेगेटिव क्योंकि इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है। अब वर्क डन बाय द गैस, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको कई सारे क्वेश्चन में देखने मिलेगा जहां पर स्प्रिंग भी कनेक्टेड होती है और गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन पर केवल 2 फोर्स लगते हैं। एक फोर्स तो लगता है गैस की प्रेशर की वजह से, जिसको कि हम लिख सकते हैं P × A, और दूसरा फोर्स लगता है स्प्रिंग की वजह से, जिसको KX लिख सकते हैं, और एक लगता है PA। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इसलिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द पिस्टन और वर्क डन बाय द प्रेशर PA की वजह से जो फोर्स है, इन दोनों का वर्क कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड में, और साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो कैसा है, नेगेटिव है, और गैस ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस इज हाफ kx²। हाफ kx² क्या है, हाफ kx² बेसिकली है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये है हाफ kx²। और ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है, गैस ने जो वर्क किया उसकी वजह से, डेल्टा W। ये है वर्क डन बाय गैस, और वर्क डन बाय गैस को निकाल सकते हैं हम किससे, इससे। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये इन चीज़ों को हमने कैसे रिलेट किया मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। वर्क डन बाय गैस किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस डेल्टा U के बराबर। ये डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है। अब अभी हमने कहा कि गैस ने जितना पॉजिटिव वर्क किया है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी स्प्रिंग की, क्योंकि केवल 2 ही फोर्स पिस्टन पर लग रहे हैं। तो माइनस डेल्टा U किसके बराबर हो जाना चाहिए, हाफ kx² के बराबर। और ये जो डेल्टा U है ये कितना होगा, माइनस साइन एज इट इज रखा मैंने, और डेल्टा U को लिख सकते हैं NCV dt यानी T - T0 इक्वल टू हाफ kx²। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया हुआ है, आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आंसर निकालने की बहुत जल्दी नहीं है हमको, आंसर हम फटाफट तब निकाल लेंगे जब अकेले सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो उसमें टाइम लगना ही लगना है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत बड़ा है। अगर हम केवल आंसर निकालने के लिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, एक्सप्लेन नहीं करना होगा, तो इसका आंसर हम काफ़ी जल्दी निकाल देंगे। एनीवे, हम बढ़ते हैं अब आगे। तो हाफ kx² 3/2R T - T0 हो गया। वर्क डन बाय द गैस कितना है, उतना ही है जितना कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं आगे। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज x। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया x के बराबर है, और ये क्या है, कंप्रेशन है स्प्रिंग में, वो भी उतना ही है। अगर मैं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से राइट साइड में, और एक गैस के प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में PA इक्वल टू कितना है, KX के बराबर है। A क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन है। अब PA इक्वल टू KX से हमको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है PA/X के बराबर। ठीक है, तो K इक्वल टू, अब ये A और X एज इट इज रखा हमने,
और प्रेशर को हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से nRT अपॉन V, लेकिन नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं क्वेश्चन में 1, ठीक है, तो ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो RT अपॉन V ये इक्वेशन आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है U। ध्यान देना वो जो डेल्टा U ऊपर लिख रहे हैं वो डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये हाफ की एक्स स्क्वायर, और x की जो वैल्यू हमने निकाली थी अच्छा x अभी नहीं निकाला है, तो k की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पर, इस k की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो k की वैल्यू इसमें हमने रखी ART अपॉन XV, तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर की जगह यहाँ बचेगा केवल x। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ ART x अपॉन V के बराबर। लेकिन अभी भी देखो हमको निकालना तो इसका फाइनल टेम्परेचर है और फाइनल प्रेशर है, अब x को एलिमिनेट करना होगा कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए यहाँ देखो अब क्या हम अप्रोच लगाते हैं, जैसे कि ये है पिस्टन इनिशियली और फिर पिस्टन मूव कर गया, कितना मूव कर गया पिस्टन, मान लो ये x डिस्टेंस मूव कर जाता है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वॉल्यूम कैसा हो गया था, डबल। इनिशियल वॉल्यूम अगर V0 है तो फाइनल कितना हो जाएगा 2V0 के बराबर, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया है ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर A और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है x, तो AX किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा AX, और फाइनल वॉल्यूम गिवन था 2V0, तो 2V0 माइनस V0 इक्वल टू AX आ जाएगा। यहाँ से x को लिख सकते हैं V0 बाई A, और फिर अब हम इस x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू जैसी हमने यहाँ रखी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो इतना लिखा जा सकता है हाफ ART V0 अपॉन V इंटू A, ठीक है। अब देखो A से A कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा RT V0 अपॉन V, जो फाइनल वॉल्यूम है ये हमको मालूम है 2V0 है, तो V0 अपॉन V कितना होगा 1/2 के बराबर, ठीक है। इसको 1/2 को हम यहाँ रख दें तो ये बन जाएगा 1/4, तो U इक्वल टू RT/4 आ गया, ठीक है। अब फिर देखिए जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसी को मैं फिर लिख रहा हूँ, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, RT/4 है, तो टेम्परेचर की टर्म्स में आ गया ये RT/4, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये गैस की, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, T कैलकुलेट करना है, T0 ऑलरेडी हमको मालूम है, R से R कैंसिल हो जाएगा, बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है वो आता है T इक्वल टू 6/7 T0। T0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 300 केल्विन, उसको रख देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है टेम्परेचर की वो आती है 257 केल्विन, ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब एक चीज़ और बची है कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेट क्या करना है हमको, प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखें कि हम इसमें अवॉइड करेंगे किस चीज़ को, यूनिट के कन्वर्जन को। प्रेशर हमको दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ATM में, तो मैं उसको पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट ना करके आंसर उसका ATM में ही दूंगा। तो जो गिवन पैरामीटर है हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, आइडियल गैस की इक्वेशन लिखी हमने इनिशियल PV इक्वल टू RT, ये फाइनल स्टेट है सॉरी, PV इक्वल टू RT, और इनिशियल स्टेट में है P0 V0 इक्वल टू RT0, डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा P अपॉन P0 इक्वल टू V/V0 T अपॉन T0। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, तो P हमको कैलकुलेट करना है, P0 हमको पता है, और V/V0 का रेशियो भी पता है, ये कितना आएगा 2 के बराबर, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स टू द इनिशियल वॉल्यूम, तो P अपॉन P0 इंटू 2V/V0 इक्वल टू T/T0 हो गया। यहाँ से फाइनल प्रेशर P इक्वल टू आता है T अपॉन 2T0 इंटू P0, ऊपर सॉल्व करके। अब देखो हमको टेम्परेचर तो 257 केल्विन अप्रॉक्सीमेट हम निकाल चुके हैं, और ये है T0। अगर हम उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना रखें तो हम एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो वो आया था 300 इंटू 6/7, और ये 2
और ये टी नॉट की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3/7 ATM। और पी नॉट की वैल्यू रख दी, पी नॉट कितना है 1 ATM के बराबर था। ठीक है, तो बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सिंप्लीफाई करने पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रेशर की आती है 0.43 ATM के बराबर। ये है इसका आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा जो था वो तो हमसे फाइनल प्रेशर पूछा था और फाइनल टेम्परेचर पूछा था, लेकिन हमने काफ़ी सारी और चीज़ों को भी डिस्कस किया। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया जो कि आपको याद रखना है? एक तो याद रखना है आपको इसमें ये वाला फैक्ट कि केवल 2 ही फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं पिस्टन पर और पिस्टन मासलेस है। ठीक है, तो जितना भी गैस ने वर्क किया है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अवेलेबल होगा, यानी वर्डन बाय गैस इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एक और पॉइंट, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हम बगैर किसी कैलकुलेशन के केवल ऑब्जर्वेशन के इससे ये बता सकते हैं कि गैस का एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगी जिससे कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसका जो डिस्कशन है वो कंप्लीट करता हूँ। और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है।